अगर आपने द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की सारी फिल्में नहीं देखी हैं, तो क्या आप सच में हॉरर फैन हैं? जेम्स वॉन ने 2013 में द कॉन्ज्यूरिंग के साथ इस जॉनर को फिर से जिंदा कर दिया, जो हॉरर जॉनर की सबसे लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक है और आज भी ज्यादातर हॉरर प्रेमियों की बिंज वॉच लिस्ट के टॉप पर बनी हुई है। परिवार, आस्था और हिम्मत पर जोर देते हुए द कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी हॉरर और इंसानियत को इस तरह मिलाती है जैसे आपकी सुबह की कॉफी काली, कड़वी और दिल की धड़कनें तेज कर देने वाली। भले ही इस फ्रेंचाइजी की कुछ फिल्में बाकी फिल्मों से ज्यादा लोकप्रिय हो, लेकिन इन सब ने मिलकर आने वाले हॉरर फिल्म मेकर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस लिस्ट में हमने द कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की सारी पार्ट को कवर किया है, जिसमें कुल 9 फिल्में हैं। अगर आप वेलाक यानी नर्क की गहराइयों से आया खतरनाक दुष्ट आत्मा के फैन हैं, तो द नन आपके लिए एक मस्ट वॉच है, क्योंकि ये फिल्म उसके उद्गम ओरिजिन्स को गहराई से दिखाती है। कहानी सिस्टर आयरीन ताइसा फार्मिगा का अनुसरण करती है, जो वेलाक बॉनी एरन्स के वश में आ जाती है जब गलती से नर्क का दरवाजा दोबारा खुल जाता है और वेलाक इस दुनिया में प्रवेश कर जाता है। अंत में आयरीन को बचा लिया जाता है, लेकिन उनकी मदद करने वाले फ्रेंची जोनस ब्लॉकेट के अंदर वेलाक समा जाता है। इसके सीक्वल द नन 2 में फ्रेंची एक मुख्य किरदार बन जाता है। फिल्म कहानी और गति में थोड़ी कमजोर है और बहुत ज्यादा जंप स्केयर्स पर निर्भर करती है, लेकिन इसकी भरपाई डरावनी इमेजरी और शानदार डेमन डिजाइन से होती है। वेलाक का खौफनाक रूप आपकी कुछ रातों की नींद जरूर उड़ा देगा, ये गारंटी है। 1973 के लॉस एंजलिस पर आधारित द कर्स ऑफ ला llorona की कहानी अन्ना लिंडा कार्डेलिनी एक सोशल वर्कर के इर्द गिर्द घूमती है, जो ला llorona नामक दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंस जाती है। मैक्सिकन और यूरोपीय लोक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई ला llorona या रोती हुई औरत को नदियों के किनारों पर भटकने का श्राप मिला है, जहां वो अपने मरे हुए बच्चों के लिए विलाप करती है। किंवदंतियां कहती हैं कि उसने खुद ही अपने बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला था और फिर अपनी भी जान ले ली थी। अब एक भटकती आत्मा के रूप में वो और बच्चों की बलि लेना चाहती है। वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि अनगिनत बच्चों के डरावने सपनों में भी दस्तक देती है। फिल्म मातृत्व के 2 रूपों को खूबसूरती से सामने लाती है, एक जो प्यार है और दूसरा जो जुनून। एक माँ जो अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ती है, फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और हॉरर ढांचे को असली तरीके से दिखाती है। 7वें नंबर पे मूवी निकल कर आती है जिसका नाम एनेबेल है। जॉन आर ल्यूनेटी एक भयावह कहानी पेश करते हैं, जिसमें एक दैत्यात्मक शक्ति एक दंपत्ति से चिपक जाती है जब एक शैतानी पंथ उनके पड़ोसी के घर पर हमला करता है और पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर देता है, जिसमें उनकी अलग रह रही बेटी भी शामिल होती है। ये दानवी शक्ति अब एक चीनी मिट्टी की गुड़िया एनेबेल में प्रवेश कर जाती है, जिसे पति अपनी होने वाली संतान के नर्सरी के लिए उपहार के रूप में लेकर आया था। अब ये गुड़िया एक आत्मा हासिल करना चाहती है, खासकर उनकी नवजात बेटी की। लियोनेटी नवजात शिशु लिया पर मंडराते खतरे का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हैं, जिससे डर और भी गहरा हो जाता है। साथ ही वे लोकप्रिय हॉरर तत्व जैसे शैतानी पंथ को जोड़ते हैं और एक मासूम सी गुड़िया को खौफ का ऐसा स्रोत बना देते हैं, जो दर्शकों के लिए एक डरावनी लेकिन नॉस्टैल्जिक याद बन जाती है। 1956 में सेट की गई गॉथिक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द नन 2 सिस्टर आयरीन ताइसा फार्मिगा का पीछा करती है, जो राक्षसी दानव वैलक बॉनी एरोन्स का सामना करती है। ये तब होता है जब एक फ्रेंच बोर्डिंग स्कूल में संत लूसी के वंशजों को निशाना बनाते हुए कई खौफनाक हत्याएं घटित होती हैं। इस बार वैलक शहीद संत लूसी की आंखें चाहता है, जो स्कूल के नीचे दफन है, ताकि वो स्वर्ग से निष्कासन के बाद खो चुकी अपनी दैवीय शक्तियां फिर से हासिल कर सके। निर्देशक माइकल चार्ल्स डर को दर्शकों के दिमाग में धीरे धीरे उतारने के लिए रंगीन कांच और चमकती आंखों जैसे प्रतीकों और दृश्यात्मक इमेजरी पर भरोसा करते हैं। कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि उन्होंने दानव को ज्यादा दिखा दिया है, क्योंकि वैलक को इस बार काफी स्क्रीन टाइम मिलता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बिना कहानी की गति धीमी किए सस्पेंस बनाए रखा, उसने इसे संतुलित कर दिया। साथ ही वैलक का लुक खुद ही डरावना है, इसलिए मुझे ये खटकता नहीं। लेकिन हाँ, अगर उसे थोड़ा कम दिखाया जाता तो डर का असर और भी गहरा हो सकता था। 5वें नंबर पर फिल्म का नाम द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट है। ये फिल्म लॉजिक और सुपरनैचुरल के बीच का एक आमना सामना है, जहां एड पैट्रिक विल्सन और लॉरेन वेरा फार्मिगा वॉरेन एक मर्डर ट्रायल में शामिल होते हैं, ताकि अर्ने रुआरी ओ कॉनर के लिए गवाही दे सके। अर्ने का दावा है कि उसने अपने मकान मालिक की बेरहमी से हत्या एक दानव के वश में होकर की थी। अब एड और लॉरेन, जो अर्ने के कब्जे पोजेशन की पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के गवाह थे, उन्हें अदालत में उसकी बेगुनाही साबित करनी होगी, ताकि उसे हत्या के आरोप से बचाया जा सके। डायरेक्टर माइकल चेव्स ने फ्रेंचाइज को हॉन्टेड हाउस और पोजेशन की कहानियों से हटाकर कोर्टरूम ड्रामा और सुपरनैचुरल हॉरर के एक खूबसूरत मिश्रण में बदल दिया है। फिल्म की रफ्तार जबरदस्त है और चेव्स ने नाटकीय हॉरर को और प्रभावी बनाने के लिए गहरे कंट्रास्ट वाले विजुअल्स का शानदार इस्तेमाल किया है। अगर आपको लॉजिक बनाम फेथ जैसे विषय पसंद है, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गैरी डॉबरमैन की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म एनाबेल कम्स होम अलौकिक अराजकता सुपरनैचुरल कियोस की अंतिम कहानी है। इस बार डरावना खेल शुरू होता है वॉरेन हाउस में, जब जुडी मैकेना ग्रेस की बेबी सिटर की दोस्त चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है और एनाबेल का केस खोल देती है।
इसके साथ ही वो न सिर्फ एनाबेल की दुष्ट आत्मा को बल्कि वॉरेन के आर्टिफैक्ट से जुड़ी कई और आत्माओं को भी आजाद कर देती है। उस समय जब एड, पैट्रिक विल्सन और लोरेन वेरा फार्मिगा घर पर नहीं होते। अब इन तीनों लड़कियों को मिलकर आत्माओं को उनके अपने पात्रों में दोबारा कैद करना होगा, वो भी माता पिता के घर लौटने से पहले। डॉबरमैन सिंगल लोकेशन के इस प्रीमाइस का शानदार इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरी मूवी का माहौल सेट हो जाता है। एनाबेल क्रिएशन द कॉन्जरिंग फ्रैंचाइज का एक और मजबूत पार्ट है। ये 2014 की एनाबेल का प्रीक्वल है और इस डॉल के पोजेस्ड होने की उत्पत्ति को दिखाता है। कहानी 1943 में स्थापित है, जहां सैमुअल मुलिन्स, एंथनी लपाग्लिया, जो एक डॉल मेकर हैं, और उनकी पत्नी एस्थर मिरांडा ऑटो अपनी 7 साल की बेटी एनाबेल बी समारा ली को एक कार दुर्घटना में खो देते हैं। कई साल बाद जब वे सिस्टर शार्लोट, स्टेफनी सिगमंड और 6 अनाथ लड़कियों को अपने घर में जगह देते हैं, क्योंकि उनका अनाथालय बंद हो चुका होता है, तब खुलासा होता है कि मुलिन्स दंपत्ति ने पहले एक दानव को गुड़िया में कैद करने की कोशिश की थी, इस उम्मीद में कि वे किसी तरह अपनी बेटी को फिर से देख सकें। लेकिन जब उन अनाथ लड़कियों में से एक चेतावनी को नजरअंदाज कर बी के बंद कमरे में प्रवेश करती है और वहां डरावनी एनाबेल गुड़िया को पाती है, तो वो अनजाने में उस दानवी शक्ति को मुक्त कर देती है। इसके बाद वो दानव पूरे घर में दहशत फैलाना शुरू कर देता है। इस प्रकार द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में कुख्यात एनाबेल गुड़िया की उत्पत्ति से जुड़ाव स्थापित होता है। सीरीज की दूसरी फिल्म द कॉन्जरिंग 2 की शुरुआत पहली फिल्म जैसी ही लगती है, लेकिन कहानी जल्दी ही डरावना मोड़ ले लेती है जब लोरेन, वेरा फार्मिगा और एड, पैट्रिक विल्सन वॉरेन को पता चलता है कि हॉडसन परिवार की दूसरी बेटी जेनेट, मैडिसन वुल्फ को परेशान करने वाली आत्मा असल में नर्क की गहराइयों से आई एक दानवी सत्ता वलक बॉनी एरन्स है। अब एड और लोरेन को जेनेट की जिंदगी बचाने के लिए एक गहन एग्जॉर्सिज्म करके इस दुष्ट आत्मा से लड़ना होगा। निर्देशक जेम्स वान ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल का इस्तेमाल किया है, धीरे धीरे बढ़ने वाला सस्पेंस और बीच बीच में झकझोर देने वाले हॉरर मोमेंट्स, जैसा कि हमने इंसिडियस और द कॉन्जरिंग में देखा है। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म द कॉन्जरिंग ही द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पहली फिल्म थी। 1971 में स्थापित इस कहानी में पेरॉन परिवार और उनकी 5 बेटियां एक सुनसान फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ये घर प्रेत बाधित है। परिवार मदद के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और डेमोनोलॉजिस्ट एड, पैट्रिक विल्सन और लोरेन, वेरा फार्मिगा वॉरेन को बुलाता है। उनकी जांच पड़ताल से खुलासा होता है कि ये आत्मा बैथशेबा शेरमैन की है, जिसे जादूगरनी विच होने का आरोप झेलना पड़ा था। 1863 में उसने अपने बच्चे की बलि देकर जमीन को शापित कर दिया था। अब वो घर में एक दुष्ट आत्मा के रूप में जीवित है, जो माताओं को निशाना बनाकर उनसे अपने बच्चों की हत्या करवाना चाहती है, और इस बार उसने घर की मालकिन मिसेस कैरोलिन पेरॉन, लिली टेलर को अपने कब्जे में ले लिया है। निर्देशक जेम्स वान ने इस फिल्म में हॉरर को पुराने स्कूल की सीमित लेकिन असरदार तकनीकों से रचा है।